एवरेज भी बढ़िया बढ़िया सहारा, कोई दिक्कत नहीं, बल्कि 4 पे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? आगे चलते हैं और समझाऊंगी इसको। रिटर्न टू ए फैक्टर, ये रिटर्न्स क्या होते हैं? ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस आ जाता है हमारा। लॉ ऑफ वेरिएबल। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माइक्रो इकोनॉमिक्स में। आज हम टॉपिक पे आ गए हैं और वो है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल कहीं भी कोई फॉर्मेलिटी नहीं। हम सबसे पहले प्रोडक्शन मीन्स क्या होता है। प्रोडक्शन मीन्स बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझ जाएं, एक रॉ मटेरियल को हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, माने इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। समझ गए? इनपुट मतलब यहाँ होंगे हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल, उसे हमने आउटपुट में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब इसमें हम जो सारी चीज़ें ले रहे हैं वो कैसी हो रही हैं हमारी, इसमें सारी चीज़ें हो रही हैं हमारी फिजिकल एग्जिस्टेंस की, जिनमें फिजिकल जो फिजिकल हैं, जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं। समझ गए? ठीक है। लैंड, लेबर प्लस कैपिटल, ये जितने भी क्वांटिटी होती है, इसलिए इसके फॉर्मूले में L प्लस के मतलब कैपिटल से इंडिकेट करते क्वांटिटी आ जाती है। फिजिकल इनपुट तो फिजिकल आउटपुट बाहर निकलेगा। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है? हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन मतलब क्या चीज़ है? एक फंक्शनल रिलेशनशिप है बिटवीन द फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। ठीक है। कैसा रिलेशनशिप है दोनों के बीच का, फिजिकल इनपुट का और फिजिकल आउटपुट का? इसी को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। अच्छा, इसमें मार्केट वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे हम कि जो आउटपुट हुआ है, ये जो आउटपुट है इसकी मार्केट कॉस्ट कितनी है, इसे हमें कंसीडर नहीं करना। बल्कि हमको क्या करना है? हमको बस इतना देखना है कि जितना हमने कितने रुपए का इनपुट किया और उसमें कितना हमारा ये इसमें लैंड, लेबर और कैपिटल हमारी कितनी इन्वॉल्व हो गई। वो जो बना हुआ हमारा प्रोडक्शन है मार्केट में किस रेट पर बिक रहा है, इससे हमें कोई लेना देना यहाँ इस चैप्टर में नहीं है, है ना। इसीलिए हमने लिख दिया डू नॉट कंसीडर द मार्केट वैल्यू ऑफ द इनपुट और आउटपुट, राइट। इसीलिए ये इकोनॉमिक रिलेशन की कहीं पर भी बात नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं इकोनॉमिक रिलेशन। बल्कि हम किसकी बात कर रहे हैं इसमें हम बात करें टेक्निकल रिलेशन की। टेक्निकली कैसा है, ठीक है ना। टेक्निकली उसमें हम कितने चेंजेस कर सकते हैं। हो सकता है हम किसी नई मशीनरी को यूज़ कर लें तो हम ज़्यादा आउटपुट निकाल के लेके जा सकेंगे। किसी नई मशीनरी को हमने यूज़ किया, उसमें जितने भी लेबर हमने यूज़ करना है हो सकता है वो हमारे कम लेबर में हमारा काम चल जाता है। समझ गए? तो ये जो रिलेशनशिप है वो इकोनॉमिक रिलेशन ना हो करके टेक्निकल रिलेशन होता है। क्योंकि टेक्निकल भाई नो हाउ है, वो हमारे इम्प्रूव कर देगा किसको, तो हो सकता है पॉसिबल जो प्रोडक्शन पहले 100 kg का होता था वो हमारा 100 kg का हो जाए। यहाँ पर भाई 100 से कितना हो जाएगा, 110 हो गया, बढ़ गया ना। हमारा प्रोडक्शन फंक्शन और इंक्रीज हो रहा है। इसलिए हम यहाँ पे इकोनॉमिक रिलेशन को न देख करके टेक्निकल रिलेशन को देखते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? आगे चलें। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या हो गया? अगर हम एक छोटी सी डेफिनेशन यहाँ लेके चले तो प्रोडक्शन फंक्शन इज द रिलेशन बिटवीन अ फर्म्स प्रोडक्शन एंड द मटेरियल फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन। ठीक है ना। आउटपुट, फर्म्स का प्रोडक्शन मतलब क्या हो गया? फर्म प्रोडक्शन मतलब आउटपुट, है ना। और किससे आता है आउटपुट? इनपुट से। इनपुट मतलब मटेरियल। मटेरियल में कौन सी मटेरियल? लैंड, लेबर एंड कैपिटल। ओके, ठीक है। तो इसका मतलब प्रोडक्शन जो फंक्शन है वो प्योरली टेक्निकल रिलेशन है। किसको कनेक्ट करता है? जो फैक्टर इनपुट को आउटपुट के साथ कनेक्ट करता है। टेक्निकली वो कितना एक दूसरे से रिलेट करते हैं। चलते हैं आगे। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ाएंगे हम आपको। तो दो फैक्टर होते हैं, एक तो फिक्स्ड होता है और दूसरा वेरिएबल होता है। फिक्स जैसे कि इसके नाम से क्लियर है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ द आउटपुट। आउटपुट चेंजेस हो रहे हैं लेकिन इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। फिक्स फैक्टर्स है जैसे मशीनरी, ठीक है। आउटपुट में चेंज होने के बाद भी हमारे फिक्स फैक्टर में कोई चेंजेस नहीं होंगे, वो जैसी है वैसी ही रहेगी। वेरिएबल फैक्टर चेंज विद द चेंज इन आउटपुट। अगर हमें आउटपुट ज़्यादा लेकर के आना है तो हमें वेरिएबल में चेंजेस करने होंगे। जैसे हमको लेबर में इंक्रीजमेंट करना होगा, रॉ मटेरियल है, वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। तो ऐसी फैक्टर जिनमें हम चेंजेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आउटपुट, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। और जिनमें नहीं कर सकते वो क्या हो जाते हैं? हमारे फिक्स्ड हो जाते हैं। ओके, चलो मूव नेक्स्ट। देखो आ जाते हैं वेरिएबल फैक्टर पर। वेरिएबल तो रह गए। वेरिएबल फैक्टर 3 तरीके के हो जाएंगे ये, जैसे टोटल प्रोडक्ट, टीपी, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। समझ गए? टीपी, एमपी और क्या हो जाता है ये तीसरा हमारा एवरेज प्रोडक्ट।
ठीक है। सारे आउटपुट कैसे होंगे, ये सब वेरिएबल आउटपुट हैं, ये फिजिकल आउटपुट है सारे, फिजिकल, जिनको हम टच कर सकते हैं आराम से। टीपी क्या होगा, सम ऑफ द टोटल आउटपुट ऑफ ईच यूनिट, जितनी भी यूनिट्स हमने यूज़ की हैं सारी, उन सबको टोटल लगा दो, टोटल, इसको हम टोटल रिटर्न ऑफ वेरिएबल फैक्टर भी कहते हैं, टोटल रिटर्न ऑफ वेरिएबल फैक्टर भी कहते हैं। मार्जिनल क्या होगा, मार्जिनल तो आप जानते हो ना, मार्जिनल मतलब ही एडिशन होता है। तो चेंज इन टीपी व्हेन वन यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर यूज्ड एंड फिक्स्ड फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, जो एक एक हम एक्स्ट्रा यूज़ करते जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एमपी। बता रही हूँ, इस वाले टेबल में बता रही हूँ अभी क्या चीज़ पढ़ा रही हूँ। एवरेज प्रोडक्ट, तो आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर टीपी अपॉन एल। देखो मैंने जो टेबल बनाई है उसे आप देखो, लुक एट दिस टेबल। लेबर 1 2 3 4 5 6 7, टोटल प्रोडक्ट पहले 50 था, जैसे जैसे हम लेबर को इंक्रीज कर रहे हैं हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, 50 90 देन 120 140 150 150 145। एपी को छोड़ दो, पहले एमपी समझा दो, मार्जिनल डिफरेंसेस, क्योंकि ये 1 है, अगर हमने इसको 0 एज्यूम किया होता तो एमपी हमारा एमपी आता ही नहीं यहाँ पर, है ना। ये 1 है तो 1 में इसका मतलब 0 से हमने 1 पे लेकर के आए, तो एमपी हमारा क्या होगा 50 माइनस 0, तो 50 हो गया। 90 माइनस 50 90 माइनस 50 बता देती हूँ, फिर 120 माइनस 90, फिर 140 माइनस 120, 150 माइनस 140, ये आ गया हमारा एमपी हो गया मार्जिनल प्रोडक्ट, यही बताया है ना। एवरेज बहुत सिंपल होता है, पर यूनिट निकालना है, माने 50 डिवाइडेड बाई 1, 90 डिवाइडेड बाई 2, 120 डिवाइडेड बाई 3, 140 डिवाइडेड बाई 4, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। अच्छा, एमपी यहाँ पर आकर के जैसे हम किसी भी चीज़ का लगातार प्रोडक्शन करते जाते हैं तो हमारे मार्जिनल प्रोडक्ट कैसा हो गया, डिमिनिशिंग हो रहा है, एक जगह पे आकर के वो माइनस भी हुआ है। ये कौन सी कंडीशन होती है, ये होती है एक्सेसिव एम्प्लॉयमेंट, यानी कि इसको हम कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, समझते हो ना, डिस्गाइज्ड एक्सेसिव, जहाँ जरूरत नहीं फिर भी हमने भर रखे हैं लेबर, ठीक है ना, उसे कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया में यही तो होता है ना। आलू खरीदने के लिए हमको 10 लोगों की जरूरत है, 20 25 30 35 सब लगे हुए, पूरी फैमिली लगी हुई है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन फिर भी नहीं दिख रहा है, राइट। तो रिड्यूस ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर, ये क्या करता है, ये ओवरऑल एफिशिएंसी वर्कर्स की गिरा देता है। कैसे गिरा देता है, हैं, जहाँ जरूरत नहीं है हमने लेबर लगा रखे हैं तो दूसरा क्या करेगा, अरे वो कर लेगा काम मैं क्यों करूँ, और वो कह रहा है वो कर लेगा काम मैं क्यों करूँ, 4 लोगों का काम है 40 लोग लगे पड़े हैं, तो क्या करते हैं ये लोग, हमारी उसकी एफिशिएंसी को डाउन करते हैं, समझ गए, गुड। तो व्हाट सोर्स, इसमें हम क्या करें, अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो क्या करना चाहिए, तो हमें सम वर्कर्स को विड्रॉ कर देना चाहिए, हटा दो वर्कर्स। कितने वर्कर हैं, 7 वर्कर हैं, 6 वर्कर हैं, क्यों, 5 वर्कर में काम चल रहा है ना, 5 बहुत है हमारे लिए, टीपी आ भी रही है 150, एवरेज भी बढ़िया सहारा, कोई दिक्कत नहीं, बल्कि 4 पे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। आगे चलते हैं और समझाऊंगी इसको। रिटर्न टू ए फैक्टर, ये रिटर्न्स क्या होते हैं, ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस आ जाता है हमारा। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है कि ये स्टोट कहता है एज मोर एंड मोर commodities, as more and more variable factors is combined with the fixed factor, a stage must ultimately come when MP of the variable factor start declining। ठीक है, जैसे जैसे हम किसी भी एक गुड्स की वेरिएबल फैक्टर को उसमें यूज़ करते जाते हैं, यूज़ करते जाते हैं उसी फिक्स फैक्टर के साथ, एक ही फैक्टर है, एक ही चीज़ है, एक ही पीस ऑफ लैंड एक ही है, हम उसमें हम बढ़ाते जा रहे हैं लेबर, 1 2 3 4 5 6 10 15 100 200 20 25, क्या होगा, एक टाइम के बाद हमारा एमपी वहाँ डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि फैक्टर तो वही है भाई, एक ही पीस ऑफ लैंड है, कितने लोग का हम काम पे लगाएंगे। अगर हमने शुरू में 10 लोग काम पे लगाए, हमें लग रहा है काम तो बढ़िया हमारा बढ़ गया, लाओ उसमें 20 और लगा दिए, चलो हमारा ठीक है, फिर हम लगाते चले जा रहे हैं, लगाते चले जा रहे हैं, क्या होगा, ऑब्वियस है वो स्टार्ट हो जाएगा डिक्लाइन होना, इसी को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, चल और समझाओ, उसको डिटेल में समझाएं, टेबल के साथ समझा दें। लाओ आपको देखो, जैसे हमने एज्यूम किया हुआ है, ये जैसे लैंड है, लैंड तो 1 ही है हमारी, अभी लेबर हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 बढ़ा दिए, टीपी हमारी पहले 2 थी, बढ़ गई 5, और बढ़ाए हमने और बढ़ गए 9, और बढ़ाए हमने और बढ़ गए 12, और बढ़ाए हमने और बढ़ गए 14, फिर और बढ़ा दिया हमने, बढ़ गई 15। अभी हमने 6 से 7 लेबर कर दिया, लेकिन टीपी हमारी नहीं बढ़ी, 15 की 15 है, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट है, अभी बताया था ना, फिक्स फैक्टर की भी तो एक लिमिट है ना भाई, बियॉन्ड कैसे हो जाएगा। और फिर हमने बढ़ाया, टीपी गिर गई,
एफिशिएंसी डाउन हो जाती है, अभी बताया था ना, ज़्यादा लेबर होने से एफिशिएंसी डाउन होती है। नाउ लुक एट दिस एमपी, फर्स्ट वन 2, 5 माइनस 2 मैंने पहले तो 2 रहेगी, 5 माइनस 2 9 माइनस 2, पहले तो 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई, बड़ी है हमारी एमपी। देन 4 से 3 हो गई, 2 हो गई, डिमिनिशिंग हो रही है, 1 रह गई, 0 रह गई और अब नेगेटिव भी हो गई। समझ गए? अगर हम इसको इसका एक हम इसका कर्व बना करके या फिर डायग्रामेट्रिकली शो करना चाहते हैं तो देखो टीपी को इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, देन कांस्टेंट 15 to 15 एकदम कांस्टेंट हो गया यहाँ पर आकर के, और देन डिक्लाइन, राइट। अगर हम एपी की साइड देखते हैं, एमपी की साइड सॉरी, तो क्या चलता है? एमपी फर्स्ट वन इंक्रीजिंग, देन डिमिनिशिंग और देन नेगेटिव। सही है? तो ये तो हो गया हमारा एमपी और ये हो गया हमारा टीपी। ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज कि कॉजेज क्या है इंक्रीजिंग रिटर्न के? अगर इंक्रीजिंग रिटर्न है, शुरुआत में इंक्रीजिंग रिटर्न था हमारा, तो ये कॉजेज क्या थे? क्योंकि हमने फिक्स फैक्टर का फुलर यूटिलाइजेशन किया था, जितनी लैंड थी हमने उसका बढ़िया से यूज कर रहे थे, इंक्रीजिंग हो रहा था। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जितने भी वेरिएबल फैक्टर माने हम जितने भी लेबर को यूज कर रहे थे वो पूरी एफिशिएंसी के साथ वर्क कर रहे थे, इसलिए इंक्रीजिंग था। देन बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर, ये जो फैक्टर्स थे हमारे लैंड, लेबर और कैपिटल में कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, दैट्स व्हाई दिस इज इंक्रीजिंग। ओके, नाउ कम टू द डिमिनिशिंग पॉइंट। डिमिनिशिंग क्यों हुआ? क्योंकि फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर, लैंड का पीस उतना ही है, वो बढ़ नहीं सकता है। तो फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर फिक्स है तो डिमिनिश तो होना ही होना है ना। हम उस पर लगातार से लेबर बढ़ाते जा रहे हैं तो प्रोडक्शन कैसे होगा ज़्यादा? पीस ऑफ लैंड तो उतना सही है ना। ठीक है। इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूट, अगर हम फैक्टर सब्स्टिट्यूट हमने यूज़ किया है, हो सकता है वो इम्परफेक्ट हो, है ना। जो सकता है, जो हम जो लेबर बढ़ाते जा रहे हैं, लेबर तो हमें दिख रहा है बड़ा, लेकिन हो सकता है जैसे यहाँ 15 to 15 मैंने 6 और 7 एक लेबर बढ़ने के बाद हो सकता है ये लेबर ने बिल्कुल काम ही ना किया हो, इम्परफेक्ट है। ठीक है, तो इसलिए वो 15 से 15 ही रह गया। पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स के बीच में, लैंड लेबर के बीच में कोऑर्डिनेशन जो है वो अच्छा नहीं है, वो पुअर है, वो काम ही नहीं करना चाहते। ओके, डू यू एग्री दैट टीपी इंक्रीज इवन व्हेन एमपी इज डिक्रीजिंग? क्या आपको लगता है कि जो टीपी है वो इंक्रीज होता है जब एमपी डिक्रीज होगा? हाँ होता है, हाँ बिल्कुल होता है, 100% होता है। क्यों होता है? देखो क्या हो रहा है, हमने यहाँ पे हम इस टेबल, ये वाली बात जो, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट, हमने ये लिख रखा है, इसका आंसर यहीं ऊपर लिखा हुआ है। देखो हमने ये जो टेबल बनाई है, टीपी इंक्रीज हो रहा है पर एमपी डिक्रीज हो रहा है ना। क्यों टीपी क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि वो टोटल प्रोडक्शन है वो तो बढ़ता ही बढ़ता जाएगा, जब तक एमपी बढ़ रहा है टीपी भी बढ़ रहा है, बढ़ेगा। चाहे भले ही वो डिमिनिशिंग रेट से बढ़े, चाहे भले ही वो डिमिनिशिंग रेट से बढ़े, वो बढ़ेगा। डिमिनिशिंग रेट जानते हो कि बढ़ना है, इंक्रीज होगा लेकिन धीमे धीमे होगा, धीमे धीमे धीमे। जैसे 2 से 5 हुआ, 5 से 9 हुआ, 9 से 12, 12 से 14, 14 से सिर्फ 15, एक ही तो बढ़ा है लेकिन बढ़ा है, डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा। ठीक है। टीपी तभी गिरना स्टार्ट होगा जब एमपी नेगेटिव हो जाएगा। ओके, टीपी स्टार्ट डिक्लाइनिंग ओनली व्हेन एमपी इज नेगेटिव। जब एमपी नेगेटिव है तभी टीपी डिक्लाइन है, गिरा है। सही है आंसर, आई थिंक ये क्लियर है। आगे चलते हैं। जब ये लॉ है तो एजम्पशंस भी होते हैं। ठीक है, कोई भी लॉ बिना एजम्पशंस के अधूरा है। एजम्पशंस हमने क्या माने इस लॉ में कि फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन आर कंबाइंड कैन बी चेंज्ड। ये जो प्रोडक्शन के हमने फैक्टर्स जो हम लेते हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं, ये हमने एजम्पशन ले लिया। वेरिएबल फैक्टर, ये जितने भी वेरिएबल फैक्टर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो सब एक से होंगे, माने जो लेबर यूज़ हम कर रहे हैं या फिर हम जो कैपिटल यूज़ कर रहे हैं या फिर हम जो रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो सब सेम क्वालिटी का होगा, उसमें चेंजेस नहीं हो सकते। टेक्नोलॉजी में भी कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, अदरवाइज ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे एक्सेप्शन लिख दिया है, यहाँ पे ये हो गया कि टेक्नोलॉजी अगर इम्प्रूव हो गई है तो भी ये लॉ वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, और सब्स्टिट्यूट ऑफ द फिक्स फैक्टर इज डिस्कवर्ड, या फिर फिक्स फैक्टर का ही कोई सब्स्टिट्यूट हमारे पास आ गया। और अभी तो हम बार बार यही कह रहे थे ना कि फिक्स फैक्टर में तो कोई चेंजेस ही नहीं होंगे। भाई फिक्स फैक्टर में कोई चेंजेस नहीं होगा तभी ये रूल एप्लीकेबल है, ये लॉ एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है, एक और भी क्वेश्चन आ जाता है जैसे कि ना कि हमेशा आइडियल फैक्टर रेशियो होता है क्या? तो व्हाट हैपेंस इफ द आइडियल रेशियो इज क्रॉस, अगर आइडियल रेशियो क्रॉस हो जाता है
ठीक है, तो डिमिनिशिंग रिटर्न टू ए फैक्टर सेंटेंस, तो डिमिनिशिंग फैक्टर हो जाता है। एमपी जो भी होते हैं वेरिएबल फैक्टर्स वो भी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं। टीपी इंक्रीज होगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट के साथ इंक्रीज होगा। ओके, नाउ अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ, ये रिलेशनशिप क्या है टीपी का एमपी के साथ और एपी का एमपी के साथ। ठीक है, टीपी क्या है टोटल प्रोडक्ट, ठीक है, और एमपी क्या है मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल मतलब यहाँ पर क्या होंगे दोनों के बीच में डिफरेंसेस होंगे। ठीक है, अब देखो ये वाली जो लाइन्स हैं सब वो एमपी वाली हैं, ये वाले सारे एमपी के लाइन्स हैं, और ये सारे जो कर्व हैं वो हमारे किसके हैं, ये हमारे टीपी के कर्व्स। अब देखो क्या है, पहला वाला जो भी रूल बनता है हमारा, वो रूल बनता है कि एमपी यहाँ पे क्या हो रही है, एमपी इंक्रीज हो रही है, ये इंक्रीजिंग हो रही है, तो टीपी भी इंक्रीज होती है इंक्रीजिंग रेट से। वो भी किस रेट से, इंक्रीजिंग रेट से, बढ़ते जाओ। जैसे हमने गाड़ी का गियर लिया और हमने एक्सीलेटर बढ़ाते चले गए, ठीक है, ठीक है, इधर क्लच छोड़ा उधर हमने एक्सीलेटर बढ़ा दिया, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 गाड़ी हो गई 100 के पार, इंक्रीजिंग रेट से लगातार बढ़ेगा। कब, जबकि एमपी भी बढ़ रहा है हमारा, एमपी कांस्टेंट हो गया, लाइन से क्लियर हो होगा, एमपी कांस्टेंट हो गया, क्या होगा, ये बढ़ेगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट, डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। हम चल रहे हैं लेकिन गाड़ी की रफ्तार कितनी हो गई, 50 हो रही है, 40 हो रही है, 30 हो रही है, 20 हो रही है, लेकिन बढ़ तो रहे हैं ना हम आगे, समझ गए ना, बढ़ रहे हैं हम आगे, लेकिन हमारा क्या हो रहा है, एक्सीलेटर से पैर हमारा बार बार हट रहा है। बात समझ गए मेरी बात को, गुड। नाउ तीसरा पॉइंट आ जाता है, एमपी यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पर एमपी हो रही है डिक्लाइन, नीचे गिर रही है, ठीक है। तो जब एमपी नीचे आ रही है तो क्या होगा, बढ़ रही है लेकिन क्या हो रही है, अब ये यहाँ पर डिमिनिशिंग होना स्टार्ट हो गई है भाई, क्या हो रही है, टीपी डिक्लाइनिंग रेट से नीचे आ रही है, ठीक है भैया, सही है, ठीक है, ये डिमिनिशिंग रेट से नीचे आ रही है। यहाँ तो ये कांस्टेंट भी हो सकती है, इसको हम कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, ये तो कांस्टेंट भी हो गई, मतलब हमने एकदम से पैर अपना स्थिर रखा है अपने एक्सीलेटर के ऊपर, कोई उतने से हमें बढ़ाना ही नहीं है किसी भी कीमत पर। जब एमपी कांस्टेंट तो ये मान लो कि ये भी कांस्टेंट, ठीक, और जब एमपी नीचे तो ये हो गई डिमिनिशिंग, और जब एमपी नेगेटिव तो ये टीपी प्रॉपर पूरी तरीके से नीचे गिरना स्टार्ट कर देगी, पूरी तरह से नीचे गिरना स्टार्ट कर देगी। बात समझ में आ गई मेरी, फिर से रिपीट कर दूं मैं अपनी बातों को, एमपी जब इंक्रीज होगी तो टीपी क्या होगी, वो भी इंक्रीजिंग रेट के साथ इंक्रीज होगी। एमपी कांस्टेंट होगी तो टीपी इंक्रीज होगी लेकिन कांस्टेंट रेट से होगी। एमपी जब नीचे गिरेगी तो ये भी डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाएगी, और एमपी जब नेगेटिव होगी तो टीपी क्या होगी, टीपी भी यहाँ पर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। सही, आगे चले, अभी हमको बताने हैं आपको एपी और एमपी के बीच में रिलेशनशिप, ठीक है। चलो एक और इसमें रह गया, अगर एमपी इज इक्वल टू 0 तो टीपी अपने मैक्सिमम पॉइंट पर होगी, टीपी अपने मैक्सिमम पॉइंट पर होगी, सही है। अब चलते हैं हम अपने एपी और एमपी की साइड पे। देखो एमपी हमेशा ग्रेटर होता है एपी से, नंबर एक बात तो ये है, ठीक है। दूसरी बात, अगर एपी डिक्रीज हो रहा है, अगर एपी एमपी से डिक्रीज हो रहा है तब कब होगा, जब एपी अपने टॉप पर होगा, एट टॉप, जब एपी अपने एकदम टॉप पर होगा तब ये उस टाइम पर एमपी एपी से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर AP इज इक्वल टू MP है, ठीक है, तो AP अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच गया होगा, इसका मतलब कि AP क्या होगा, अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच गया होगा। MP कभी भी 0 और नेगेटिव भी हो सकता है, बट AP जो होता है MP ये 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है,
है ना, लेकिन जो AP है वो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये किसका पार्ट है, ये तो भाई TP का एक पार्ट है ना, इसलिए समझ गए मेरी बात को, है ना, कि ये किसका पार्ट है, ये तो भाई एक TP का पार्ट है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। समझ गए मेरी बात को। अगर हम इसको अपने कर्व में भी बना करके देखते हैं तो सेम रिलेशनशिप आपको समझ में आ जाएगा कि MP और AP का रिलेशनशिप कैसा होगा। सही है, बात समझ में आ रही। अगर हम इसको ऐसे बना के भी, एक छोटा सा बना करके भी मैं आपको समझाऊं, देखो, तो इसको अगर हम लेते हैं, पहले MP का जैसे हमने कर्व, वो AP का अगर हमने कर्व लिया तो AP तो सीधा करके चला, अच्छा ये बन गया। MP का कर्व कैसे आता है, MP का कर्व इससे लेते हुए इसको क्रॉस करते हुए, और ये तो नीचे भी गिर जाएगा, ये तो नेगेटिव भी हो जाता है, पर ये नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, MP नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन AP हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। सप्लाई फंक्शन आपका, सॉरी ये सप्लाई फंक्शन नहीं, सप्लाई फंक्शन तो फिनिश करा चुके, प्रोडक्शन फंक्शन आपका यहाँ पर फिनिश हो जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली प्लीज़ मुझे बताइएगा। ओके चिल्ड्रन, टेक केयर, गुड बाय। I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacies.